सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज दैनिक भास्कर में एक लेख आया और वो लेख पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस लेख के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो लेख है वो जहां तक है वो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम द्वारा जो आंदोलन भारत देश में चलाया जा रहा है और जो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये लेख लिखा गया है। तो उस लेख के कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहला है कि 18वीं सदी में यूरोपियन विद्वानों ने नस्ल विज्ञान का आविष्कार किया और उपनिवेशवादियों को हथियार दे दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो 18वीं सदी में यूरोप के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नस्लीय विज्ञान का आविष्कार किया, यानी डीएनए की बात ये कर रहे हैं। उस समय डीएनए तो था नहीं, लेकिन जो भी ऐसा विज्ञान की दृष्टि से ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर अलग अलग नस्लों की पहचान की जा सकती थी, यह नस्लीय विज्ञान यूरोपियन वैज्ञानिकों ने डेवलप किया और उपनिवेशवाद इनको हथियार दे दिया। यानी जैसे अंग्रेज का ये भारत जो है उपनिवेश था। अब अगर भारत में अगर अलग अलग नस्ल की पहचान कर ली जाए और उनको डिवाइड कर दिया जाए तो अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान हो जाएगा, ऐसा शायद उनका कहना है। लेकिन मेरा इस पर यह कहना है कि जो विज्ञान है वो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, राजनीतिक लोग विज्ञान का यूज करते, ये बात अलग है, लेकिन विज्ञान अपने आप में कोई राजनीति नहीं है। विज्ञान क्या करता है, वो सत्य को समाज के सामने प्रमाणित करके बताता है। और विज्ञान को विज्ञान तो तभी कहा जाता है जब वो सत्य को प्रमाणित करके बताता है, सारे सबूतों के आधार पर वो सिद्ध करता है, तभी तो उसे विज्ञान कहते हैं ना। अब अगर नस्लीय विज्ञान डेवलप हुआ तो राजनीति करने के लिए हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर है, लेकिन वो अपने आप में सत्य है। तो नस्लीय विज्ञान से अगर नस्ल का पता चलता है, अलग अलग नस्ल का पता चलता है, तो अपने आप में सत्य बात है, उसको तो नहीं छुपाया जा सकता, उसको तो लांछन नहीं लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि बिजली जो है ये वैज्ञानिक चीज है, बिजली का आविष्कार किया गया या बिजली बनाई गई वैज्ञानिक चीज है। लेकिन अगर केजरीवाल ही कहता है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, तो केजरीवाल ने अपने राजनीति के लिए उसका उपयोग किया कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। लेकिन अगर केजरीवाल कह रहा है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, तो जिस वैज्ञानिक ने बिजली का आविष्कार किया, क्या इसमें उस वैज्ञानिक की गलती है? उसकी तो गलती नहीं है। उसने तो समाज के कल्याण के लिए या समाज को अंधकार जो होता है उस अंधकार को हटाने के लिए बिजली का आविष्कार किया। अब नेता उसको अपने हिसाब से उसका उपयोग करेंगे, वो अलग बात है। तो विज्ञान अपने आप में कोई गलत तो है नहीं। तो अब ये जो है दूसरा पॉइंट लेते हैं कि मैक्स मूलर जो है इन्होंने वैदिक साहित्य की व्याख्या दो नस्लों के संघर्ष के रूप में की। तो इसे वो गलत बताना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि मैक्स मूलर ने गलत किया कि ये दो नस्लों की व्याख्या की, वैदिक साहित्य में दो नस्लों के बारे में बताया गया, ये सही नहीं है, ऐसा कहना है। जबकि भारत के जो पुरातत्विक लोग हैं, तो उसमें हमारे एक नवल वियोगी साहब है जिनकी दो किताबें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो ये किताब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वणिक, और ये जो नवल वियोगी है ये साहब निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय ऐतिहासिक अनुसंधान समिति, उसके निर्देशक है, डायरेक्टर है, उन्होंने किताब लिखी। अब इसमें तो उन्होंने पूरा बता दिया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो शूद्र वणिकों की है, इसमें आर्यों का तो कोई जिक्र ही नहीं है, यानी ब्राह्मणों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। एक और किताब है उनकी लिखी हुई, नाग प्राचीन भारत के शासक। अब ये जो किताब है नाग प्राचीन भारत के शासक, उसमें उन्होंने पुरातत्व के सबूतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्बन 14 की जो डेटिंग होती है उसके आधार पर विभिन्न तरीके से ये साबित करके दिखा दिया कि भारत के जो शासक है वो प्राचीन भारत के शासक नागवंशी लोग रहे हैं। उन्होंने प्राचीन भारत के ध्यान में रखते हुए उसका रिसर्च किया और पुरातत्व के आधार पर उसे साबित करने का प्रयास किया। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है या ये जो
बात कही जा रही है कि वैदिक साहित्य की व्याख्या गलत तरीके से की गई और दो नस्लों के बीच में संघर्ष बताया गया, तो वो तो है ही, उसमें गलत कहा है। तीसरा, उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया वो है हर्बर्ट रिसली। तो हर्बर्ट रिसली जो है ये रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के ऑफिसर है। इन्होंने क्या किया, कह रहे इन्होंने आर्य और अनार्य समुदायों को अलग किया। तो आर्य और अनार्य समुदाय इन्होंने कहा अलग किया, वो तो अलग थे ही। अनार्य पहले से भारत के मूल निवासी रहे हैं, वो भारत में पहले से रहे हैं, उनकी सिंधु घाटी सभ्यता रही है। और आर्य जो है वो बाहर से आए हैं। तो वो रिसली ने कहा अलग किया, रिसली ने तो जो सच्चाई थी वो बयां की, अलग का किया, वो तो खुद ही वेदों में लिखा हुआ है। आगे वे बताते हैं कि रिसली ने संस्कृत की व्याख्या गलत ढंग से की और कहा कि उन लोगों की नासिकाओं के संदर्भ वेदों में बार बार आए हैं। उन लोगों के यानी अनार्यों की। आर्यों ने आदिम निवासियों की अक्सर चर्चा की, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसके तो साहित्य, बहुजन साहित्यकारों ने, बहुजन समाज का के जो विचारवंत लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है। एक हमारे नागपुर के पूज्य श्री सदार करके है, उन्होंने तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो लिपि होती थी, जिसको दुनिया में अभी तक कोई सही ढंग से नहीं पढ़ पाया, उन्होंने वो लिपि पढ़ के बताई। वो किताब मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट ने छापी। उसमें उन्होंने कहा, वेदों के संदर्भ दिए, वेदों में जो अलग अलग अध्याय और श्लोक होते हैं, जो भी होता है उसके बारे में रेफरेंस देकर बताया कि तो अलग अलग थे। अब ये साहब बोल रहे कि ऐसा नहीं था। दूसरा पॉइंट जो वो बताते हैं, यानी जो जिन्होंने लेख लिखा वो एक एक करके अलग अलग पॉइंट लेकर उनकी बात काटने की कोशिश कर रहे। उन्होंने नस्ल विज्ञान से मामला चालू किया, मैक्स मूलर की बात काटने का काम किया, रिसली की बात, और वो ये आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय समुदाय को अलग अलग इसमें बांटा। ये वो लेख बताने का प्रयास कर रहा है। तो आगे वे कहते हैं कि अंग्रेजों ने जनगणना के माध्यम से इस वर्गीकरण को जबरदस्ती लागू किया। अब वर्गीकरण भारतीय समाज में, जब तुमने हम लोगों को अछूत बनाया, शूद्र बनाया, हमारा छुआ हुआ भी तुमको चलता नहीं था, हमारी छाया भी तुमको नहीं चलती थी, तो काय का वर्गीकरण किया? उन्होंने का वर्गीकरण किया? ये तो तुम ब्राह्मणों ने वर्गीकरण किया, अलग अलग जातियों में बांटा, शूद्र और अछूत बनाए, अछूतों के लिए अलग नियम बनाए, गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध के रहना पड़ता था पेशवाओं के राज में। तो ये किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया था कि गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधो। ये तो पेशवा ब्राह्मणों ने बनाया था ये नियम। अछूतों के बारे में अंग्रेजों के साहित्य में लिखा हुआ है या संस्कृत में या ब्राह्मणों के साहित्य में लिखा हुआ है कि शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अछूतों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनको क्या अधिकार देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए? ये तो ब्राह्मणों के साहित्य में लिखा हुआ है। तो जनगणना का मामला उठाया, ये मामला भी बामसेप ने खड़ा किया था कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, किसको कितना परसेंटेज मिला हुआ है, बजट कितना प्रावधान होता है, उसका विकास कितना हुआ है, शासन प्रशासन में कितने लोग हैं, ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये मामला भी बामसेप ने उठाया था। अन्य टॉपिक है कि जब कोई अवधारणा, अब ये महत्वपूर्ण है, जब कोई अवधारणा तंत्र में घुस जाती है और जनमानस में पेट बना देती है तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ये लाइन तो कुल मिला के वामन मेश्राम साहब के लिए लिखी गई। अब इसका ये कहना है कि जब कोई अवधारणा यानी नस्लीय अवधारणा, जो वामन मेश्राम जो है वो प्रचार कर रहे कि डीएनए के टेस्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस बात का वो प्रचार कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक अवधारणा है, यानी इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, एक अवधारणा है। आर्य अनार्य अलग थे, आर्य अनार्यों के बीच में संघर्ष हुआ और वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो इशारा है ये इशारा वामन मेश्राम साहब की तरफ ही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई अवधारणा तंत्र में घुस जाती है यानी सिस्टम में घुस जाती है और जनमानस में वो पेड़ बना लेती है तो फिर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये लाइन तो टोटली वामन मेश्राम साहब के लिए है,
मेश्राम साहब पूरे भारत में घूम घूम के बता रहे हैं कि डीएनए टेस्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। भारत मुक्ति मोर्चा और उनके जो साथ के कार्यकर्ता है वो पूरे भारत में इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। तो लेख लिखने वाले का क्या कहना है कि एक अवधारणा, इसका कोई तथ्य पथ्य नहीं है, एक अवधारणा है और अवधारणा जब सिस्टम में घुस जाती है तो फिर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब स्वर्णों ने ये मान लिया है कि अवधारणा या ये जो विचार है ये समाज में पेट बनाया है। ये आपके और हमारे लिए मैं बता रहा हूं कि हमारे लोगों को उतने गहराई से इसकी जानकारी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन समाज में इस बात ने पेट बना ली है कि आर्यों अनार्यों का संघर्ष इस देश में हुआ था। इस बात ने पेट बना ली, इसलिए वामन मेश्राम साहब का हरियाणा में जो वहां के लोकल नेता है उन्होंने विरोध किया। नेता भी नहीं कह सकते उन्हें, कुछ और ही को कहा जा सकता है। तो उन्होंने वामन मेश्राम साहब का विरोध किया। साहित्यिक लेवल पर वामन मेश्राम साहब का विरोध किया जा रहा है। ये जो लेख है ये जो है ये बामसेप और बामसेप की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए लेख लिखा गया है, ऐसा मुझे लगता है। कि जो मुद्दे उठाए गए वो मुद्दे तो सारे बामसेप और अपना मेश्राम साहब और विलास खरात साहब इनके द्वारा जो विभिन्न भारत के अलग अलग जिलों में और राज्यों में कार्यक्रम होते हैं वहां पर ये सारी बातें की जाती है। तो बड़ा भारत में ये विचारधारा का प्रचार प्रसार बड़े लेवल पे चल रहा है, ये इस बात का सबूत है। तो चाहे हरियाणा के लोकल आदमी यानी लोकल वहां के जो छुड़वैये नेता है उन लोगों से लेकर चाहे साहित्यिक लेवल तक के लोग हो, जिन्हें लोग विद्वान समझते वहां तक के लोग हो, सारे लोगों को एक ही काम पे लगा दिया है। किसी भी तरीके से वामसेप की विचारधारा को रोको, वामन मेश्राम की बोली को रोको, वामन मेश्राम जो बताते हैं उसको रोको, साहित्यिक रूप से रोको, लेख लिखकर रोको। चाहे मोहन भागवत कहता है कि सभी हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, चाहे ऐसा बोल के रोको, लेकिन रोको भैया, इसको रोको, इस आदमी को। इस बंदे ने पूरा नाक में दम मचा के रखा हुआ है। तो इस समय जो है पूरा का पूरा जो तंत्र है, जो आरएसएस का जो सिस्टम है, वो सारा का सारा वामसेप और उससे उसकी विचारधारा को रोकने के काम में लगा हुआ है। ये इस लेख को बताने का मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि सारे लोगों को उन्होंने काम पे लगा दिया है। अब जब सारे लोगों को काम पे लगा दिया है तो बहुजन समाज के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो रिसर्चर्स है, प्रोफेसर्स है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने अपने अपने लेवल पर अपने महापुरुषों की विचारधारा का बड़े लेवल पर अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार निरंतर करते रहना चाहिए। उन्होंने सबको लगाया था। हमारी बहुजन समाज में भी तो सारे के सारे अनपढ़ गवार तो अब रहे नहीं, बड़े बड़े पद तक पहुंच गए हैं, साहित्यकार है, लेखक है, विचारवंत है, नई नई जानकारी देते, सब अपने अपने लेवल पर उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करे, लेख लिखे, उसे सोशल मीडिया पे डाले, उसके बारे में जानकारी दे, जो सच्चाई है वो सच्चाई की जानकारी दे, सत्य लोगों को बताना है, सत्य की जानकारी समाज को देना है। वो देने का काम अपने अपने लेवल पर निरंतर करते रहे। तो लोकतंत्र में जो शब्द है वो शब्द हथियार का काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो शब्दों की लड़ाई है और शब्दों से ही समाज में परिवर्तन होता है। उन्हीं शब्दों का उपयोग, जो हम सत्य को प्रमाणित करने वाले शब्दों का उपयोग करेंगे, चाहे कोई गलत तरीके से करे, चाहे कोई किसी तरीके से करे, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हम जो वास्तव में सत्य है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने लेखों से, अपने विभिन्न जो एक्सप्रेशन के जो तरीके हैं उसके माध्यम से हम सत्य को ही समाज में प्रचार करने का काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। तो यही एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भूल निवासी।